अमरनाथ की बर्फ के टिकने के इस चार्ट को देखिए। पहले 57 दिन, फिर 38, फिर 28 और फिर सिर्फ 7 दिन। इस साल तो गिरावट की हद ही हो गई। वो 7 फुट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग महज 5 दिनों में पिघलकर पानी बन गया। यह है अमरनाथ शिवलिंग, जो हिमालय की एक गुफा के भीतर कुदरती तौर पर बनता है। जब छत से जमने वाला पानी टपकता है तो बर्फ का एक विशाल ढांचा तैयार हो जाता है। 2000 सालों से ये बर्फ टिकी रही। कई साम्राज्य बदले, दौर गुजर गए, और स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां यहाँ सदियों तक आती रहीं। सदियों तक। मगर इस गर्मी में जब 3 लाख श्रद्धालु पहाड़ों की कठिन चढ़ाई कर वहां पहुंचे, तो उनके सामने सिर्फ एक खाली गुफा थी। इतनी तेजी से बर्फ का पिघलना बताता है कि ये गुफा बहुत ही नाजुक चीज है, जिस पर हमारी जरूरतों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आइए इसे समझते हैं। बर्फ बनने के लिए गुफा के ऊपर पहाड़ों पर जमी बर्फ से ठंडे पानी का लगातार टपकना जरूरी है। ये ग्राफ सर्दियों की बर्फबारी की तुलना 2024 के मौसम से करता है। इस बार यहाँ बर्फबारी में 65% की भारी कमी आई है। ठंडे पानी की कमी से बर्फ की बुनियाद मजबूत नहीं हो पाई। वो कमजोर और खोखली बनी, जो गर्मी झेलने के काबिल नहीं थी। गुफा की मजबूती इस बात पर भी टिकी है कि उसका अंदरूनी हिस्सा एक कुदरती फ्रीजर की तरह काम करे, ताकि बर्फ को जमाए रखने के लिए जरूरी ठंडक बनी रहे। पिछले कुछ सालों में बढ़ते तापमान और पूरे इलाके में अचानक आई गर्मी की लहरों ने गुफा के अंदर के माहौल को बार बार बर्फ जमने के तापमान से काफी ऊपर पहुंचा दिया है। मौसम में आए इन बड़े बदलावों ने पहले ही गुफा की कुदरती सुरक्षा को पूरी तरह छीन लिया था, जिससे पहले यात्री के आने से पहले ही बर्फ कमजोर पड़ गई थी। फिर उसके बाद शुरू होती है असली परीक्षा। भीड़ वाले दिनों में 13,000 से लेकर 20,000 लोग एक ही दिन में इस बंद जगह में दाखिल होते हैं। यह हीट मैप उसी गर्मी के असर को साफ तौर पर दिखाता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाले 20,000 इंसानी शरीर इस तंग गुफा के अंदर लगातार अपनी गर्मी छोड़ते रहते हैं। शरीरों की यह मिलीजुली गर्मी किसी बड़े हीटर की तरह काम करती है, जिससे अंदर का तापमान बर्फ पिघलने की हद से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गुफा के अंदर की गर्मी तो इंसानी दखल का बस एक हिस्सा है। हमें बाहर के उस बड़े इंतजाम को भी देखना होगा, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने के लिए बनाया गया है। तंग रास्तों की जगह अब 12 फुट चौड़ी सड़कें, शोर मचाते डीजल जनरेटर और यात्रियों के बिल्कुल पास उड़ने वाले पीले रंग के ढेरों हेलीकॉप्टर आ गए हैं। इस हलचल से अल्बेडो इफेक्ट शुरू होता है। हेलीकॉप्टर से निकलने वाला काला धुआं और धूल साफ सुथरी सफेद बर्फ पर जम जाती है। साफ बर्फ सूरज की किरणों को लौटा देती है, मगर ये काली पड़ चुकी बर्फ सूरज की गर्मी सोख लेती है, जिससे आसपास के ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघलने लगते हैं। इस करिश्मे तक पहुंचने के लिए जो ढांचा खड़ा किया गया, वही इसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जब बर्फ की भारी कमी, भीषण गर्मी, हजारों लोगों की मौजूदगी और प्रदूषण, ये सब एक साथ अपने चरम पर पहुंच गए, तो गुफा की कुदरती बर्दाश्त की ताकत बस जवाब दे गई। हमें यह बात कोरोना महामारी के दौरान यात्राओं पर लगी पाबंदियों के एक बड़े तजुर्बे से साफ तौर पर पता चली। जब महामारी के दौरान भीड़ और तामझाम में भारी कमी आई, तो यह बर्फ का ढांचा पूरे 38 दिनों तक सही सलामत रहा। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। हिमालय के दूसरे इलाके जैसे केदारनाथ भी इसी तरह भीड़ और निर्माण के भारी बोझ तले दबते जा रहे हैं। विज्ञान में इसे सहने की क्षमता कहते हैं। ये किसी भी माहौल की वो आखिरी हद है जिसे पार करते ही सब तबाह होने लगता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस बर्फ को देख सकें, हमें पहाड़ को कोई अजेय पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र मानना चाहिए, जो सख्त पाबंदियों और सम्मान की मांग करता है।